हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग DIS द्वारा पब्लिश किए टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे। और इसके अंतर्गत अभी ये जो टेस्ट सीरीज सॉल्व कराया जाएगा वो टेस्ट नंबर 6 है। इसके पहले 5 टेस्ट सीरीज जो है कंप्लीट कराए जा चुके हैं, तो जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं जा करके देख सकते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। और इसका PDF भी जैसे टेस्ट सीरीज कंप्लीट होता है आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो टेलीग्राम पे PDF जो है इसका आप लोगों को मिल जाएगा। वहाँ से PDF डाउनलोड करके आप लोग और ज़्यादा जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और चैनल पे बने रहें। वीडियो से रिलेटेड या फिर से कह सकते हैं कि पेपर फर्स्ट या पेपर सेकेंड जो हिंदी का भी टेस्ट सीरीज सॉल्व कराया जा रहा है डिकोड एग्जाम द्वारा जो पब्लिश किया गया है टेस्ट सीरीज, तो आप बस मेरे साथ बने रहिए। मार्केट में जो भी अच्छे प्रैक्टिस सेट हैं, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन के क्यों ना हो, उन सबको प्रॉपर कंप्लीट कराया जाएगा। इसके साथ साथ करंट अफेयर को भी, जो कम से कम 1 साल के करंट अफेयर को प्रॉपर कवर कराया जाएगा। तो आप बस मेरे साथ बने रहिए। RO के पूरे सिलेबस को बहुत ही अच्छे से कवर कराया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, मापुतो की खाड़ी कहाँ है? कहाँ पे स्थित है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर अंटार्कटिक महासागर? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मापुतो की खाड़ी हिंद महासागर में है। और यह हिंद महासागर में कहाँ है? जो मोजाम्बिक है, मोजाम्बिक जो आपका अफ्रीकी देश है उसके दक्षिण में स्थित है मापुतो की खाड़ी हिंद महासागर में। ऑप्शन सी सही है। अफ्रीका माइनर में कौन कौन से देश शामिल हैं? मोरक्को, सोमालिया, जिबूती, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, या सोमालिया, जिबूती, नामीबिया, या फिर मोरक्को, अल्जीरिया और लीबिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अफ्रीका माइनर में मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया, यह तीनों देशों को सम्मिलित रूप से अफ्रीका माइनर कंट्रीज कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? हॉर्न पठार कनाडा में स्थित है। क्षेत्रफल में रूस के बाद कनाडा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपके सही हैं। हॉर्न पठार जो है यह आपके कनाडा में है और कनाडा के उत्तरी प्रांत में जो ग्रेट स्लेव झील है वहाँ पे स्थित है। और क्षेत्रफल के हिसाब से कनाडा जो है रूस के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मकर रेखा पर स्थित देशों का सही समूह क्या है? ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, टोगा, पराग्वे, चिली, उरुग्वे, ब्राज़ील, बोत्सवाना, पेरू, या फिर अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, सोमालिया? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और टोगा। ये तीनों देश जो हैं मकर रेखा पर स्थित हैं। अन्य देशों की अगर हम बात करें तो ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, टोगा, बोत्सवाना, नामीबिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और फ्रेंच पोलिनेशिया जो अफ्रीका का एक क्षेत्र है, ये सभी जो है मकर रेखा पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्न में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया या फिर दक्षिणी अमेरिका? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का देश कहा जाता है। और जो गुआनो खाद है वह पक्षियों के वीट अर्थात उनकी जो मलमूत्र होते हैं उन्हीं से जो है बनता है। और यह विश्व में सभी प्रकार के खादों में सबसे अधिक जो पौष्टिक तत्वों से सर्वोत्तम या कह सकते हैं कि भरपूर होता है। और यह कहाँ पाए जाते हैं? पेरू के पास जो गुआनो द्वीप है यहाँ पर यह पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का द्वीप कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किसे आर्कटिक मरुस्थल के रूप में या फिर नाम से जाना जाता है? टैगा, टैगा बायोम, विषुवतीय वन बायोम, मानसूनी वन बायोम या फिर टुंड्रा वन बायोम? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, टुंड्रा क्षेत्र को आर्कटिक का मरुस्थल कहा जाता है। यहाँ पे जो जैव विविधता है वह नामात्र की पाई जाती है, जैव भार सबसे कम पाया जाता है। यह यहाँ पे जो परिस्थिति होती है वो बहुत ही विकट होती है, जिससे यहाँ पे जो कह सकते हैं कि जैसे जिस प्रकार मरुस्थल में कोई पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं वहाँ पे जीवन का तो ना के बराबर होता है, सेम उसी प्रकार टुंड्रा क्षेत्र में जो है यहाँ पे जैव विविधता और जैव भार बहुत ही कम पाया जाता है। और यही वजह है कि इसे आर्कटिक का मरुस्थल कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर खैबर दर्रे के सबसे निकट है?
पेशावर, लाहौर, क्वेटा या फिर तक्षशिला? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पेशावर खैबर दर्रा के सबसे नज़दीक है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए, कृष्ण छिद्र अर्थात ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे केवल दूरबीन से देखा जा सकता है। कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी नहीं निकलने देता है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी, पहला गलत है, दूसरा सही है। अगर हम कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल की बात करें, यह यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण शक्ति या कह सकते गुरुत्वीय जो बल होता है वह इतना प्रबल होता है कि इसे दूरबीन के माध्यम से भी नहीं देखा जा सकता और यह प्रकाश को भी बच के नहीं निकलने देता है। यहाँ क्या है कि जो दूरबीन से ब्लैक होल की उपस्थिति का पता लगाया जाता है, ब्लैक होल के आसपास के पिंडों और तारों और जो गैस होते हैं उनके व्यवहार से पता लगाया जाता है कि उसके आसपास में ब्लैक होल है। ठीक है, तो ब्लैक होल दिखाई नहीं देता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूगोल में नवनियतिवाद सिद्धांत का प्रतिपादन जी टेलर द्वारा किया गया था। ली का नाम प्रवचन सिद्धांत से संबंधित है। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा दोनों सही है। नवनियतिवाद सिद्धांत का प्रतिपादन जी टेलर द्वारा किया गया था और ली का नाम जो है वह प्रवचन सिद्धांत से संबंधित है। इन्हीं के द्वारा जो है प्रवचन सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, तो नवनियतिवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जी टेलर ने और प्रवचन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ली ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा है कि सही युग में सुमेलित नहीं है? बंदरगाह दिया गया और देश दिया गया है। पोर्ट डायमंड कनाडा में है, इगारका है रूस में, योकोहामा जापान में है और रॉटरडम है नीदरलैंड में। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोर्ट डायमंड यह कनाडा में नहीं, यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, जिसे पोर्ट नेलोथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो पोर्ट डायमंड कहाँ है? साउथ अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में है और इसे पोर्ट नेलोथ के नाम से भी जाना जाता है। अन्य सभी विकल्प आपके सही हैं। इगारका बंदरगाह रूस में है, योकोहामा जापान में, रॉटरडम नीदरलैंड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित औद्योगिक नगरों में से कौन सा एक चीन में स्थित नहीं है? अनशन, कैंटन, किनकी या फिर वुहान? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किनकी। यह कहाँ पे है? यह आपके जापान में है, जापान में। जबकि कैंटन, वुहान और अनसन यह तीनों औद्योगिक नगर चाइना में स्थित हैं। तीनों कहाँ पे हैं? तीनों चाइना में है और किनकी जो है यह जापान में है। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना आयनमंडल में नहीं घटित होती है? ब्रह्मांड किरणों का परिलक्षण, मौसम संबंधी घटनाएं, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश, दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौसम संबंधी घटनाएं यह आयनमंडल में घटित नहीं होती हैं। मौसम से संबंधित घटनाएं जो हैं यह क्षोभ मंडल में देखने को मिलती हैं। कहाँ पे? क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। ब्रह्मांड किरणों का परिलक्षण यह गुण आयनमंडल का है। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश जिसे ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश को ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव आयनमंडल के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर पर कुछ प्रकाश किरणें चमकती हैं, जिन्हें उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिण ध्रुवीय, उत्तर में उत्तरी ध्रुव पर उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिण ध्रुव में दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित मरुस्थलों में से कौन सा एक ऑस्ट्रेलिया में नहीं है? सिम्पसन, ग्रैंडी, सैंडी या फिर मोजावे? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मोजावे मरुस्थल। यह ऑस्ट्रेलिया में नहीं, यह अमेरिका के कैलिफोर्निया वाले क्षेत्र में है मोजावे मरुस्थल। जबकि सिम्पसन हो गया, ग्रैंडी और सैंडी यह ऑस्ट्रेलिया में है। और कुछ अन्य मरुस्थल जैसे सिम्पसन हो गया, गिब्सन हो गया, ईस्टवर्ड, ठीक है, ये सभी मरुस्थल कहाँ पे है? यह सभी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। जबकि मोजावे मरुस्थल अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। कुछ नगर दिए गए हैं और नदी दी गई हैं। कौन सा नगर किस नदी के तट पे है उससे आपको सुमेलित करना है। वारसा नगर किस नदी के तट पर स्थित है? वारसा नगर जो है यह विस्चूला नदी के तट पे है। काराकस गुवेरे नदी के तट पे है। कीव जो आपके यूक्रेन की राजधानी है यह नीपर नदी के तट पे है। और मैड्रिड या मंजा नारेस नदी के तट पे है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3 4। ठीक है, 2 1 4 3 ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाली वनस्पतियों को जीरोफाइट कहा जाता है। दलदली क्षेत्र में उगने वाली वनस्पतियों को हाइग्रोफाइट
और लवड़ी क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पतियों को हैलोफाइट कहा जाता है। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, तीनों विकल्प सही। मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाली वनस्पतियों को जीरोफाइट, दलदली क्षेत्र में उगने वाली वनस्पतियों को हाइग्रोफाइट और लवड़ी भूमि या क्षेत्र में उगने वाली वनस्पतियों को हैलोफाइट कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। बालकस झील कहाँ पे है? अफगानिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में, ईरान में या फिर कजाकिस्तान में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बालकस झील जो है यह तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। सॉरी, बालकस झील, चेक गलत देख, बालकस झील तुर्कमेनिस्तान नहीं कजाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, इसमें इसका आंसर गलत दिया है। बालकस झील जो है यह कजाकिस्तान में है। ऑप्शन डी जो है आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, रॉयल सीमा निम्नलिखित में से किस एक पठार का दक्षिणी विस्तार है? दंडकारण्य, तेलंगाना, मालवा या फिर बुंदेलखंड? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। तेलंगाना पठार जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फैला है, इसके उत्तरी भाग को तेलंगाना पठार के नाम से जाना जाता है और जो इसका दक्षिणी भाग है उसे रॉयल सीमा के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तेलंगाना पठार। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। नहर दिया गया है और नदी दी गई है, तो कौन सी नहर किस नदी से निकाली गई है उससे आपको सुमेलित करना है। सरहिंद नहर की अगर हम बात करें, यह सतलज नदी से निकली है। एडन नहर की अगर हम बात करें तो यह निकली है दामोदर नदी से। और एनिकट नहर जो है यह कावेरी और तिलपाड़ा मयूराक्षी। ठीक है, तो सरहिंद नहर, सतलज, एडन, दामोदर, एनिकट, कावेरी और तिलपाड़ा मयूराक्षी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट देखिए, भाबर प्रदेश में नदियां विलीन हो जाती हैं, इस प्रदेश में पारगम्यता अधिक होती है। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कहता है। भाबर प्रदेश में नदियां विलीन हो जाती हैं जिसका प्रमुख कारण नदियों की, या कह सकते हैं कि इस प्रदेश की पारगम्यता है। और पारगम्यता का तात्पर्य है कि यहाँ बड़े छोटे कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे नदियाँ जो है अस्थायी रूप से विलुप्त हो जाती हैं और पुनः आगे जाकर के जो तराई क्षेत्रों का विस्तार होता है वहाँ पे नदियाँ जो है स्थलीय, कह सकते हैं कि धरातल पर उत्पन्न होती हैं। और भाबर प्रदेश का जो विस्तार है शिवालिक की तलहटी में सिंधु नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक इसका विस्तार पाया जाता है। किसका? भाबर प्रदेश का। कहाँ से? सिंधु से लेकर के तीस्ता नदी तक भाबर प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सौरमंडल के निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह को लघु सौर तंत्र कहा जाता है या लघु सौर तंत्र के नाम से जाना जाता है? बुध, मंगल, शुक्र या फिर बृहस्पति? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, बृहस्पति को लघु सौर तंत्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी सही है। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कुछ हेमनद दिए गए हैं और नदी दी गई है। सियाचिन हिमनद से कौन सी नदी निकलती है? इसकी अगर हम आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। सियाचिन हिमनद से नुब्रा नदी निकलती है, जेमू हिमनद से तीस्ता, बंदरपूछ हिमनद से यमुना और मिलाम हिमनद से चिनाब। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मिलाम हिमनद से जो है यह गौरी गंगा, ठीक है, गौरी गंगा नदी का उद्गम मिलाम हिमनद से होता है। ठीक, गौरी गंगा नदी का उद्गम जो है मिलाम हेमनद से होता है। चिनाब नदी का जो उद्गम है वह बारासिंगरी हेमनद से चिनाब नदी का उद्गम होता है और मिलाम हेमनद से गौरी गंगा नदी का उद्गम होता है। सियाचिन हेमनद से नुब्रा नदी का, जेमू हेमनद से तीस्ता, बंदरपूछ हेमनद से यमुना नदी का उद्गम होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत में स्थित निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक पश्चिमी तट पर स्थित है? जंजीरा, एन्नौर, तूतीकोरिन, हल्दिया। इसका सही आंसर ऑप्शन है जंजीरा। जंजीरा बंदरगाह जो है यह महाराष्ट्र में है, जबकि एन्नौर कहाँ पे है? यह तमिलनाडु में है। एन्नौर तमिलनाडु में है, तूतीकोरिन ये भी तमिलनाडु में है और हल्दिया जो है यह कहाँ पे है? यह आपके पश्चिम बंगाल में है। यह पश्चिम बंगाल में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक सबसे दक्षिण में स्थित है? श्योक, जास्कर, सतलज या फिर स्पीति? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सतलज नदी सबसे दक्षिण में है। अगर इसका उत्तर से दक्षिण क्रम अगर हम देखें तो आएगा श्योक, जास्कर, स्पीति और सतलज। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। किंगरी विंगरी दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में, उत्तराखंड में या फिर सिक्किम में? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, उत्तराखंड में है किंगरी विंगरी। और उत्तराखंड के चमोली, यह चमोली को तिब्बत से जोड़ता है। कौन? किंगरी विंगरी दर्रा जो है
उत्तराखंड के चमोली को तिब्बत से जोड़ता है। और उत्तराखंड में जैसे नीति, माना, लिपुलेख, शैलशाल, धर्मा और बाराहोती, ये सभी दर्रा जो है कहाँ पे है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देश के 1/3 क्षेत्र में वन अथवा वृक्षावरण होने की अनिवार्यता किस वन नीति के अनुसार घोषित की गई थी? राष्ट्रीय वन नीति 1980, राष्ट्रीय वन नीति 1952, 1988 या राष्ट्रीय वन नीति 1894? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में यह प्रावधान किया गया था कि देश के 1/3 क्षेत्र पर वन अथवा वृक्षावरण होना अनिवार्य है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जलोढ़ मृदा एक क्षेत्रीय मृदा है। काली मृदा एक अनुपजाऊ मृदा है जिसके जल धारण करने की क्षमता काफ़ी कम होती है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत है। जलोढ़ मृदा जो है वह क्षेत्रीय नहीं अक्षेत्रीय मृदा है, ये जोनल सॉइल है। और काली मृदा यह अनुपजाऊ नहीं उपजाऊ होती है और इसमें जल धारण करने की क्षमता जो है वह अधिक होती है। ठीक है, जलोढ़ मृदा जिसका निर्माण जो है नदियों के जलोढ़कों के निक्षेपण से इसका निर्माण होता है। काली मृदा जो है यह एक क्षेत्रीय मृदा है। ठीक है, जिसका निर्माण जो है मैग्मा जो धरातल पे आता है उसके ठंडा होने के बाद जो है उस घिसे पीटे रूप से है काली मृदा का निर्माण हुआ है, बैसाल्टिक लावा पठार। ठीक है, उससे। और इसमें अगर हम बात करें यह एक प्रकार की क्षेत्रीय मृदा है, इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, यह उपजाऊ मृदा है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और अगर इसकी हम बात करें तो इसका जो विस्तार है गंगा के तलहटी क्षेत्रों में, जलोढ़ मृदा का जो विस्तार है गंगा के तलहटी क्षेत्रों में व्यापक रूप से या फिर से अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? RLEGP कार्यक्रम 15 अगस्त 1983 को शुरू किया गया था और इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 100% होती है। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसकी शुरुआत 1983 में की गई थी। रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, यह इसका फुल फॉर्म है। इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 100% होती है और 1983 में इसकी शुरुआत की गई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में लाभप्रद रोजगार का सृजन करना। ठीक है, RLEGP याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आशा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आशा एक प्रशिक्षित महिला स्वास्थ्य सहायिका है जो समुदाय तथा स्वास्थ्य सेवाओं के बीच एक सहायिका के रूप में कार्य करती है और आशा उसी गांव से कोई महिला होती है। ठीक है, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो गलत पूछा है, ठीक है, देखिए इसमें पूछा है कि गलत कौन सा है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प आपका सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नई पेंशन स्कीम वित्त मंत्रालय के अधीन चल रही एक केंद्र सरकार समर्थित पेंशन स्कीम है। 18 से 65 वर्ष का कोई भी भारतीय नागरिक निवासी और निवासी NRI NPS का सदस्य हो सकता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, दोनों विकल्प सही हैं। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2004 में और 2009 में इसका विस्तार जो है सभी क्षेत्रों में कर दिया गया था। 2009 में NPS का विस्तार सभी क्षेत्रों में कर दिया गया था। और इसके जो लाभार्थी हैं इसमें इसके पात्र कौन कौन हैं? तो NRI इसके पात्र होते हैं, लेकिन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI हो गए, और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन OPI, और कार्ड होल्डर हिंदू संयुक्त परिवार HUF, वह इसके लाभार्थी या इस मतलब नई पेंशन स्कीम के पात्र नहीं होते हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। जो NRI हैं वह इसके पात्र होते हैं। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण दिया गया है, सही आंसर का चयन करना है। दीर्घकालीन साख का ढांचा भूमि विकास बैंक ग्रामीण साख की दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। दीर्घकालीन साख का ढांचा सभी राज्यों में एक समान है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा गलत है। सभी राज्यों में एक समान नहीं है। राज्य जो है अपने हिसाब से भी इसमें कुछ बदलाव करते हैं, कुछ अपनी तरफ से इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसका जो एक कह सकते हैं कि दायरा है वो बदल जाता है। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत। नेक्स्ट देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस समिति की सिफारिश पर शुरू किया गया था? नचिकेत मोर समिति, रंगराजन समिति, RV गुप्ता या फिर से VK नायर? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। RV गुप्ता समिति की सिफारिश पर किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी और इसकी शुरुआत की गई थी 1998 ईस्वी में। 1998 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। नाबार्ड जो है
वह किसान क्रेडिट कार्ड का प्रबंध इकाई होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि यह नाबार्ड के अंतर्गत कार्य करता है। ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, विकास का भारतीय मॉडल राज्य एवं व्यक्ति दोनों के हितों की रक्षा करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सही है। सॉरी, पहला सही है, दूसरा गलत है। देखिए औद्योगिक, सॉरी इसमें इसका सी नहीं, ये सही होगा। ठीक है, दोनों विकल्प आपका सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित है, सही है। और इसमें जो है विकास की जो भारतीय मॉडल है, इसमें व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की रक्षा करने की बात की जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। दोनों विकल्प आपका सही है और आगे की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी किया जाता है भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा, व्यापार एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा या फिर एमएसएमई मंत्रालय द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। इसे सीएसओ द्वारा हर महीने जारी किया जाता है, मतलब मासिक आधार पर जारी किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसे हॉट मनी माना जाता है, एफडीआई, एफआईआई, एडीआर या फिर जीडीआर। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एफआईआई, जिसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। यह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में तत्काल लाभ बनाने के उद्देश्य से इसे इन्वेस्ट किया जाता है या फिर इसे आता है। ठीक है, और यह लाभ बनाने के बाद उस देश की अर्थव्यवस्था से निकल करके कहीं और चली जाती है। तो एफआईआई जो है वह लाभ बनाने के उद्देश्य से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में इसे निवेश किया जाता है और इसे ही हॉट मनी कहा जाता है। हॉट मनी करने का तात्पर्य क्या है, जैसे किसी भी गर्म वस्तु को आप बहुत अधिक समय तक पकड़ करके नहीं रख सकते। ठीक है, एक समय के बाद जब हथेली या फिर से आपका शरीर का कोई अंग जब गर्म होने लगेगा तो आपको उसे अपने हाथ से छोड़ना ही पड़ेगा। उसी प्रकार जो एफआईआई है इसे हॉट मनी कहा जाता है क्योंकि यह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में लंबे समय तक नहीं टिकती है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। भारत में आर्थिक नियोजन का प्रणेता किसे माना जाता है, एम विश्वेश्वरैया को, पीसी महालनोबिस को, डीपी धर को या सुखमय चक्रवर्ती को। इसका सही आंसर ऑप्शन है एम विश्वेश्वरैया को। एम विश्वेश्वरैया को भारत में आर्थिक नियोजन का प्रणेता माना जाता है और आर्थिक नियोजन संबंधी जो प्रस्ताव है इनके द्वारा 1934 ईस्वी में आर्थिक नियोजन से संबंधित प्रस्ताव दिया गया था। और इनके द्वारा इनकी जो प्रमुख पुस्तक है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, इसमें जो है इन्होंने इसका प्रमुख रूप से वर्णन किया है। तो 1934 में इन्होंने सुझाव दिया था और इनकी महत्वपूर्ण जो पुस्तक है उसका नाम प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। इस योजना का प्रारंभ 2019 में किया गया था। यह छोटे और सीमांत किसानों की वृद्धावस्था और सामाजिक सुरक्षा की एक योजना है। इसमें 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के किसानों को शामिल किया गया है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का राजकोषीय उपाय नहीं है, राजकोषीय उपाय नहीं है। संतुलित बजट बनाना, प्रगतिशील करारोपण, कठोर साख नीति अपनाना या फिर उत्पादन में वृद्धि करना। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, कठोर साख नीति अपनाना। देखिए मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के जो उपाय हैं वो दो प्रकार के हैं, एक राजकोषीय उपाय है, एक मौद्रिक उपाय है। राजकोषीय उपाय जो सरकार द्वारा किया जाता है, मौद्रिक उपाय जो आरबीआई द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें तो मुद्रा की मात्रा को संकुचित करना, कठोर साख नीति अपनाना, ये सभी मुद्रास्फीति के मौद्रिक उपाय हैं। और अगर कठोर साख नीति की बात करें तो यह क्या है, यह राजकोषीय उपाय है। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। केंद्रीय बजट 2023 में घोषित निम्नलिखित योजनाओं में से किस एक का संबंध आर्द्र भूमियों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देकर उनका संरक्षण करना है। पीएम प्रणाम योजना, अमृत धरोहर योजना, पीएम डिवाइन योजना या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अमृत धरोहर योजना। इसका संबंध जो है आर्द्र भूमियों के संरक्षण और उसके इष्टतम उपयोग से है। पीएम प्रणाम योजना की अगर हम बात करें, ये रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने और जो पारंपरिक अस्थायी कृषि पद्धति है, जैविक खादों का प्रयोग करके कृषि पद्धति को बढ़ावा देने की बात करता है पीएम प्रणाम योजना। और पीएम डिवाइन योजना की बात करें तो उत्तर पूर्व राज्यों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट से संबंधित है पीएम डिवाइन योजना। ठीक है, पूर्वोत्तर के विकास से संबंधित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। समुद्री मछली उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले स्थान पे है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर गुजरात।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गुजरात। गुजरात पहले स्थान पे है, तमिलनाडु जो है वो दूसरे स्थान पे है, ठीक है, आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पे है और केरल जो है चौथे स्थान पे है। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन कृषि वित्त का गैर संस्थागत स्रोत नहीं है? महाजन और साहूकार, आढ़तिये, व्यापारी या फिर सहकारी समितियां। इसका सही आंसर ऑप्शन डी सहकारी समिति या संस्थागत स्रोत है, ठीक है। महाजन साहूकार हो गए, आढ़तिये हो गए, व्यापारी हो गए, या क्या है, यह कृषि वित्त का गैर संस्थागत स्रोत है। इसके बदले में जैसे सूद पर पैसा लेना या फिर से उधार लेना, तो ये सब क्या है, ये गैर ऋण प्राप्त करने के कृषि के उद्देश्य से गैर संस्थागत स्रोत है, जबकि सहकारी समिति यह एक प्रकार का संस्थागत स्रोत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध बैंकिंग संरचना सुधार से है? रंगराजन, मालेगांव, नरसिम्हम या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नरसिम्हम समिति का संबंध बैंकिंग संरचना में सुधार से है। और नरसिम्हम समिति 1991 में जो आर्थिक संकट आया था उसी के बाद नरसिम्हम समिति का जो गठन किया गया था, और 1991 में इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, वित्तीय क्षेत्रीय सुधार के बारे में सुझाव देना, ठीक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण दिया गया है, सही आंसर का चयन करना है। लॉर्ड एलनबरो के काल में सिंध को पूर्व रूस से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। धर्म तृतीय रत्न, इशारा और शिवाजी की जीवनी यह किसकी प्रमुख रचनाएं हैं? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ज्योतिबा फूले या फिर दयानंद सरस्वती। इसका सही आंसर ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले जिन्हें आधुनिक भारत के प्रमुख समाज सुधारकों में से एक माना जाता है, और इनके द्वारा शोषित और वंचित जो लोग थे उनको न्याय और आत्मसम्मान दिलाने के लिए बहुत से साहसिक कार्य किए गए थे। इनके द्वारा 1851 पूना में एक कन्या विद्यालय की स्थापना की गई थी। पुणे में एक कन्या विद्यालय की स्थापना की गई थी, ठीक है, कन्या विद्यालय की स्थापना की गई थी। 1873 में इनके द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी, ठीक है, और इन्हीं के द्वारा धर्म तृतीय रत्न, इशारा, शिवाजी की जीवनी और गुलामगिरी यह सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर ने शांत जल की नीति अपनाई थी? शांत जल की नीति अर्थात ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा अपनाया गया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, नीनो डी कुन्हा, अल्बुकर्क या फिर से गार्सिया द नरोन्हा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई गई थी, जिसके माध्यम से वह बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करता था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में हुई थी? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1799 में हुआ था, जो टिप्पू सुल्तान और वेलेजली के मध्य लड़ा गया था, और इसी में टिप्पू सुल्तान मारा गया था। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? प्रमुख विद्रोह दिए गए हैं और उससे संबंधित नेता दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सही सुमिलित नहीं है। पाइका विद्रोह, बक्सी जगबंधु, रामोसी विद्रोह, चित्तौर सिंह, यहाँ कहीं आपको चित्तर सिंह, कहीं चित्तूर सिंह देखने को मिलेगा। अहोम विद्रोह, चक्र बिशोई, खासी विद्रोह, तीरथ सिंह। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अहोम विद्रोह के जो नेता थे वह गोमधर कुंवर थे। कौन था? गोमधर कुंवर अहोम विद्रोह के नेता थे। और खासी विद्रोह के नेता थे चक्र बिशोई, ठीक है, खासी विद्रोह के नेता चक्र बिशोई थे, अहोम विद्रोह के नेता गोमधर कुंवर थे, ठीक। बाकी सभी सही हैं। पाइका विद्रोह बक्सी जगबंधु, रामोसी विद्रोह चित्तूर सिंह, अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर और खासी विद्रोह चक्र बिशोई। सही आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस वर्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी? 1927, 1924, 1925 या 1928। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1924 में इसकी स्थापना की गई थी। और 1927 में इनके द्वारा बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना 1924 में किया गया था।
और बहिष्कृत समाज नामक पत्रिका का जो प्रकाशन है वह 1927 में किया गया था। ठीक है, बहिष्कृत समाज नामक पत्रिका का प्रकाशन 1927 में किया गया था। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना असहयोग आंदोलन के पश्चात घटित हुई थी? कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना, स्वराज पार्टी की स्थापना, या फिर कामागाटा मारू प्रकरण। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसमें अगर हम बात करें कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन है वह 1916 में हुआ था। एनी बेसेंट द्वारा जो मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी वह 1917 में की गई थी। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किया गया था। और कामागाटा मारू प्रकरण जो हुआ था यह कब हुआ था? 1914 में हुआ था, 1914 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वराज पार्टी की स्थापना। ऑप्शन सी सही है। यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। यह कथन किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का, रामधारी सिंह दिनकर, रामकृष्ण परमहंस, या फिर महात्मा गांधी। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। और इनका, विवेकानंद की अगर हम बात करें, इनका जन्म 1863 कोलकाता में हुआ था और इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ब्रिटिश काल में सरकार द्वारा इनाम कमीशन की स्थापना किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? शिक्षा में सुधार करना, अकाल के कारणों का पता लगाना, देशी रियासतों से संबंध सुधारना, या फिर भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उसे छीनना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमिकर रहित जागीरों का पता लगा करके उसे छीन लेना और उस ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेना। और इसका जो गठन किया गया था 1852 डलहौजी के शासनकाल में किया गया था। ऑप्शन डी सही है। सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के मेयर किस वर्ष चुने गए थे? 1936, 21, 23 या फिर 25। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1923 में सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के मेयर चुने गए थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की अगर हम बात करें इनके बारे में, इनका जो जन्म है वह 1897 कटक उड़ीसा में हुआ था और 1920 में इनके द्वारा ICS की परीक्षा पास की गई थी। और इनके गुरु जो थे, यह है गुरु मतलब चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। यह क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, RO में ही यह क्वेश्चन आया हुआ है। चित्तरंजन दास को यह अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और 1923 ईस्वी में यह कलकत्ता के मेयर चुने गए थे। 1938 और 1939 में यह कांग्रेस की अध्यक्षता जो है 1938 और 1939 में इनके द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन के विजयों का सही क्रम क्या है? मालवा, चित्तौड़, गुजरात, रणथंभौर। इसका सही आंसर क्या होगा? अगर हम बात करें, अलाउद्दीन का जो पहला विजय था, पहला अभियान था, वो गुजरात विजय था, जिसे इसके द्वारा 1297 में किया गया था। रणथंभौर विजय किया था इसने 1301 में, 1301 में रणथंभौर विजय किया था। चित्तौड़ विजय इसके द्वारा 1303 में किया गया था। ठीक है, और मालवा विजय किया था इसने 1305 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 3 4 2 1, 3 4 2 1। ऑप्शन डी सही है। निम्न में से किस कश्मीरी शासक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी? शिहाबुद्दीन, सिकंदर, सुहादेव, या फिर जैनुल आबिदीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिकंदर। सिकंदर जो जैनुल आबिदीन का पिता था, इसके द्वारा कश्मीर में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद जब जैनुल आबिदीन कश्मीर का शासक बनता है तो हिंदुओं की भावनाएं आहत ना हो, इसका ध्यान रखते हुए इसने सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उसको समाप्त कर दिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। औरंगजेब द्वारा अपनी बेगम राबिया उद दौरानी की स्मृति में निर्मित बीबी का मकबरा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, महाराष्ट्र, या फिर गुजरात। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है और जिसका निर्माण जो है औरंगजेब द्वारा कराया गया था। और राबिया उद दौरानी इसकी बीवी का नाम था, जिसे दिलरास बानो बेगम के नाम से भी जाना जाता है। और इसने बीबी के मकबरा का निर्माण कराया था, जिसे ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है और इसे दक्षिण भारत का या दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसे दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। अशोक के बौद्ध होने का सबसे प्रबल प्रमाण जो है भाब्रू बैराट से प्राप्त होता है, जो वहाँ पे लघु शिलालेख पाए गए हैं उससे प्राप्त होती है। और इस शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पहला सही है, दूसरा गलत है। देखिए, अशोक के बौद्ध होने का जो सबसे प्रबल प्रमाण है वह भाब्रू बैराट से प्राप्त शिलालेख से इसकी जानकारी मिलती है।
और राज्याभिषेक से संबंधित मास की लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। और अशोक के जो अभिलेख है उन्हें 3 भागों में बांटा गया है, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। चोल काल में पेरुंदरम और सेरुंदरम कौन थे? चोल प्रशासन के उच्च अधिकारी और निम्न अधिकारी, ब्राह्मण बस्तियों की सभा, व्यापारियों की सभा या फिर सर्वसाधारण की सभा। इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए। चोल प्रशासन में पेरुंदरम या निम्न श्रेणी के अधिकारी और सेरुंदरम उच्च श्रेणी के अधिकारी होते थे। ठीक है, सॉरी, क्या है कि पेरुंदरम जो है यह आपके उच्च श्रेणी के अधिकारी थे और सेरुंदरम जो है निम्न श्रेणी के अधिकारी थे। ठीक है, चोल प्रशासन में यह अधिकारी थे। और चोल काल में ब्राह्मण बस्तियों की जो सभा थी उसे क्या कहा जाता था? उसे अग्रहार कहा जाता था, उसे अग्रहार कहा जाता था। व्यापारियों की सभा को नगरम कहा जाता था, नगरम कहा जाता था। और जो सर्वसाधारण आम जनता की जो सभा थी उसे उर कहा जाता था। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? कुछ दर्शन दिए गए हैं और उनके प्रवर्तक। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक है बादरायण, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, वैशेषिक के उलूक कड़ार और न्याय के कपिल। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। न्याय मीमांसा के प्रतिपादक कपिल नहीं, गौतम है। न्याय मीमांसा के प्रतिपादक है गौतम। ठीक है, और अगर हम कपिल की बात करें, कपिल द्वारा साक्ष्य दर्शन का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, तो साक्ष्य दर्शन का प्रतिपादक कपिल ने किया था और न्याय मीमांसा का प्रतिपादन गौतम ने। ऑप्शन डी सही है। वैदिक साहित्य में उल्लिखित विदुषी स्त्रियों में कौन एक ऋषि अगस्त्य की पत्नी थी? अपाला, घोषा, लोपामुद्रा या फिर विश्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, लोपामुद्रा। यह वैदिक साहित्य, वैदिक काल की महिलाएं हैं विदुषी, अर्थात उस समय की जो जानकार या कह सकते हैं कि जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण करती थीं और वैदिक पाठ करती थीं और जो वेद पुराण है उनका पाठन करती थी, उनको मतलब पाठ करती थी उनका, उन्हें विदुषी महिलाएं कहा जाता था। और अपाला, घोषा, विश्वारा, लोपामुद्रा ये सभी क्या है? ये सभी जो हैं विदुषी कन्याएं हैं। और इसमें भी जो अगस्त्य ऋषि की पत्नी है उनका नाम है लोपामुद्रा। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित धार्मिक साहित्यों में से किसमें 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे शतसहस्त्र संहिता कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन है महाभारत को। इसमें 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे शतसहस्त्र संहिता के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए महाभारत। शेषासुरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? इसने रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करवाया था, इसने कबूलियत और पट्टा का प्रारंभ करवाया, मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी के समकालीन थे। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सभी विकल्प शेरशाह सूरी के बारे में सही है। नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण दिया गया, आपको सही आंसर का चयन करना है। शिवाजी की प्रशासन व्यवस्था किसी भी प्रकार से कैबिनेट के समतुल्य नहीं थी। 8 मंत्री शिवाजी के सचिव की भांति कार्य करते थे। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही और आर्य की सही व्याख्या करता है। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन या फिर फिरोज शाह तुगलक। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जिसका जो शासनकाल है वह 1351 से 1388 तक था और इसी के द्वारा सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी। और फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद, दिल्ली, फिरोज शाह कोटला, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजपुर इन नगरों की स्थापना भी इसी के द्वारा कराई गई थी। और दिल्ली के निकट 1200 से अधिक बाग लगवाए गए थे। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक द्वारा। ऑप्शन डी सही है। मराठों के साथ होने वाले निम्नलिखित में से किस एक संधि को वारेन हेस्टिंग ने कागज का एक टुकड़ा कहा था? ग्वालियर की संधि, सुरजी अर्जू गांव की संधि, पुरंदर की या फिर मंदसौर की। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरंदर की संधि को, जो 1776 में हुआ था। इसे वारेन हेस्टिंग्स ने कागज का एक टुकड़ा मात्र कहा था और यह संधि जो है पेशवा माधवराव नारायण और अंग्रेजों के बीच हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र सौंपता है किसे? राज्यसभा के उपसभापति को, राष्ट्रपति को, लोकसभा के अध्यक्ष को या फिर प्रधानमंत्री को। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। राज्यसभा का सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। ऑप्शन बी सही है।
लोकसभा में सीटों का आवंटन और राज्यों के युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, केरल में 20 है, पंजाब में 15 और गुजरात में 26। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पंजाब में लोकसभा सीटों की संख्या 15 नहीं 13 है। अन्य सभी विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं? चौधरी देवीलाल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल कृष्ण आडवाणी या फिर जगजीवन राम? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। सभी विकल्प आपके सही हैं। अब तक अगर भारत के उप प्रधानमंत्रियों की बात करें तो 7 उप प्रधानमंत्री अब तक हुए हैं और भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान नहीं किया गया। ठीक है, उप प्रधानमंत्री के पद के बारे में भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। और भारत के पहले जो उप प्रधानमंत्री थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। दूसरे नंबर पे आते हैं मोरारजी देसाई, तीसरे जगजीवन राम, चौथे चौधरी चरण सिंह, पाँचवें वाई चौहान, छठे चौधरी देवीलाल और सातवें जो और अंतिम अब तक के थे वो लाल कृष्ण आडवाणी थे। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। राजनीतिक दल तथा उनके स्थापना वर्ष का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? डीएमके की स्थापना 1964 में हुई थी, एनसीपी की 1990 में, सीपीआई की 1920 में और बीजेपी की 1985 में। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सीपीआई की स्थापना 1920 में हुई थी। अन्य सभी गलत है। अगर हम डीएमके की बात करें, इसकी स्थापना की गई थी 1949 में। 1949 में एनसीपी जो है, एनसीपी की स्थापना 1999 में हुआ था। 1999 में एनसीपी की स्थापना हुआ था। बीजेपी का स्थापना 1980 में हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण दिया गया है, आपको सही आंसर का चयन करना है। भारत में संविधान संशोधन की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है और संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 362 में संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान किया गया है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। पहला गलत है, दूसरा सही है। संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो संसद के पास है। ठीक है, और भारतीय संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 362 में संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान किया गया है और संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो राज्य विधानमंडल द्वारा भी संविधान संशोधन का अधिकार राज्य विधानमंडल को भी प्राप्त नहीं है। संविधान संशोधन की शक्ति जो है केवल संसद को प्राप्त है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधानों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 14, भाग 17, भाग 20 या भाग 21? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन के बारे में जो विशेष प्रावधान है भाग 21 में किया गया। ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 365 का उपबंध करता है बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करना, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफल हो जाने की दशा में उपबंध, संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव, या फिर आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन का निलंबन। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में अगर राज्य असफल होता है तो उसे संवैधानिक तंत्र की विफलता मानी जाएगी और यह उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का एक आधार होगा। ठीक है, इसका प्रावधान किस में किया गया? अनुच्छेद 365 में। ठीक, अनुच्छेद 365 में इसका प्रावधान किया गया है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।